नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के YouTube चैनल पर मैं प्रमोद पारिक। आज हम क्लास में पढ़ेंगे संधि। संधि से निश्चित ही परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और साधारण संधि का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसमें गद्यांश और पद्यांश का कोई महत्व नहीं रहता। उस गद्यांश से प्रश्न आपको एक शब्द दे दिया जाता है और उसका संधि विच्छेद करना होता है या संधि का नाम बताना होता है। आज हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि शब्द। बोर्ड के ऊपर 2 शब्द लिखे हुए हैं, संधि और एक में अनुस्वार लगा करके संधि शब्द लिखा हुआ है। तो दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसके बारे में आप इसके साथ है ना, एक प्रश्न पीछे रीट में आया था कि इसका लिंग ज्ञान का प्रश्न। लिंग ज्ञान में संधि शब्द है, इसमें प्रत्यय जुड़ेगा और जो प्रत्यय जुड़ेगा ना उसका ध्यान में रखना है कि ये प्रत्यय जुड़ने वाला है, ये पुल्लिंग में जुड़ता है, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में। वैसा ही इसके साथ सबसे पहले संधि शब्द है, इसमें सम दूसरे हैं, दुग्धा ये धातु है और इसमें की प्रत्यय है। की प्रत्यय का प्रयोग नित्य ही पुल्लिंग में होता है, तो संधि शब्द कौन सा रहेगा, पुल्लिंग वाला हो गया यहाँ पर। अब दुधाए में डू और ये दोनों की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। शेष क्या रहता है यहाँ पर, धा शेष रहता है। तो हो गया सम धा और की प्रत्यय में क्या की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है, ई। की प्रत्यय जहां भी जोड़ते हैं तो धातु का जो अंतिम स्वर है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पर धातु का अंतिम स्वर है आ, इस आ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर सम और ध के साथ की जोड़ेंगे तो बन गया यहाँ पर धी, सम धन धी। अब इस स्थिति में एक संधि है अनुस्वार संधि कि जब मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण है, यहाँ पर ध व्यंजन वर्ण है तो मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर हम अनुस्वार करेंगे तो शब्द बन गया समधि। अब इस स्थिति में यहाँ पर सूत्र आता है अनुस्वार से ही परस्वरण। वो सूत्र क्या कहता है कि अनुस्वार के बाद में यदि वर्गों का वर्ण रहे, 5 वर्ग है, क च ट त प, ये 5 वर्गों के वर्ण है ना, उनको उदित वर्ण कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना उदित वर्ण के उदिता, उदिता, तो उदित वर्ण है। यदि ये आ जाए तो इस स्थिति में अनुस्वार के स्थान पर आगे जो वर्ग आया उसका 5वां वर्ण हो जाता है और यहाँ पर आगे जो वर्ण आया ध, ये त वर्ग का है और त का पंचवर्ण होता है न, तो अनुस्वार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, न लिख देंगे। तो इस स्थिति में शब्द हो गया संधि। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध है, नए वाला शब्द क्या है, शुद्ध है। संधि, संधि की परिभाषा क्या है, संधि यानी इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, वर्णों को जोड़ा जाता है। तो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि। वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि। संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है। हमने वर्ण पढ़े भी हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अच और हल। इस संधि में भी अच और हल इन वर्णों को जोड़ा जाता है। वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि। हम परिभाषा देखें, वर्ण संधान संधि। वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि की एक संज्ञा भी होती है और उस संज्ञा को कहा जाता है संहिता। सूत्र है पर सनिकर्ष संहिता। ये क्या कहता है, पर आगे वाले जो वर्ण है उनकी सैनिक से जब अत्यधिक निकटता होती है, जब आगे वाले वर्ण की पहले वर्ण के साथ जब अत्यधिक निकटता होती है तो इस स्थिति में दोनों वर्णों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और उस जोड़ने को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। संधि का दूसरा नाम क्या है, संहिता है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, संधि है, संधि के उदाहरण को देखकर के कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो रही है। जैसे आपको दे दिया पर धनुकार है और इस स्थिति में यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो रही है, तो इस स्थिति में यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है, पर सनिकर्ष संहिता।
ये सूत्र है, ये संधि की परिभाषा भी प्रकट करता है का कि जब प्रथम वर्ण के साथ पर वर्ण की यानी आगे वाले वर्ण की जब अत्यधिक निकटता आती है तो इस स्थिति में दोनों वर्णों को जोड़ दिया जाता है और उस जोड़ने को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हम देखें संधि के प्रकार। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से? अच, हल और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, अच, हल और विसर्ग। प्रश्न आ जाए संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के हो गए 3 भेद। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अच संधि। अच संधि में परिभाषा देखें। अच संधि की क्या परिभाषा है? अच यानी स्वर वर्णों को जोड़ना क्या कहलाएगा? स्वर संधि है अच संधि। संधि की परिभाषा थी वर्णों को जोड़ना। वर्णों को जोड़ेंगे तो संधि होगी, परंतु यहाँ पर परिभाषा है अब अच संधि की। अच यानी स्वर संधि की क्या परिभाषा होगी कि स्वरों का मेल। स्वरों का मेल, जो स्वर वर्ण है उन स्वर वर्णों को जोड़ना। जब स्वर वर्णों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्वर संधि, अच संधि होगी, स्वर वर्णों का मेल। परिभाषा संस्कृत में इस प्रकार भी कह सकते हैं हम, द्वयो स्वरियों मध्य हित मेल न जायते, कि जब 2 स्वरों के मध्य जब मेल होता है तदा अच संधि कथ्यते, तब उसको कौन सी संधि कहा जाता है? अच संधि कहा जाता है। अच संधि के भेद पढ़े। अच संधि के हैं 8 भेद। अच संधि के कितने भेद हैं? 8 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि, आयादि, पररूप, पूर्वरूप और एक संधि है प्रकृति भाव। अच संधि के कितने भेद हैं? अच संधि के 8 भेद। कौन कौन से? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि, अयादि, पररूप, पूर्वरूप और प्रकृति भाव संधि। यहाँ पर लास्ट संधि है प्रकृति भाव। ये हमारे टेट के सिलेबस में नहीं है। प्रकृति भाव संधि से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर भी हम देख लेते हैं। प्रकृति भाव यानी प्रकृति प्रदत्त जैसा शब्द है उसको वैसा ही रखना क्या कहलाएगा? प्रकृति भाव कहलाएगा। जैसे एक सूत्र है इतुदे द्विवचन प्रक्रियम। ये सूत्र क्या कहता है कि जो प्रकृति भाव संधि है इसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। प्रक्रिया संज्ञा कौन कौन सी? इतुदे द्विवचन ई, उ और ए। अंत में जब ई, उ और ए स्वर आ जाए यानी इकारांत, उकारांत और एकारांत जो शब्द रूप है उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है और वो शब्द आने पर कौन सी संधि हो जाएगी? प्रकृति भाव संधि। अब ई, उ, ए के कौन सा? द्विवचन का जब रूप रहे, कौन से का है? द्विवचन का। जैसे उदाहरण देखिए, हरिदन एतो। अब इस स्थिति में हरि का शब्द रूप देखें। प्रथमा में हरि ही, द्विवचन में हरि, प्रथमा के द्विवचन बनता है हरि। अब इकारांत शब्द हरि और इसका द्विवचन रूप हो गया हरि और इसके साथ अब जोड़ना है एतो। अब इस स्थिति में इकारांत का द्विवचन का रूप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा। और प्रक्रिया संज्ञा होते ही कौन सी संधि होगी? यहाँ पर प्रकृति भाव। तो यहाँ पर जो संधि हो रही थी, यहाँ पर संधि हो रही थी यण संधि, इसको रोक करके यहाँ पर कौन सी संधि हो गई है? प्रकृति भाव संधि हो गई है। और प्रकृति भाव में जैसा शब्द है वैसे रखा जाएगा। हरि एतो है तो इसका हरि एतो शब्द है। गुरु का गुरु इमो। अब इस स्थिति में गुरु शब्द है और गुरु का द्विवचन का रूप होगा ये गुरु और इसके साथ अब जोड़ना है इमो। उ के बाद जब ई है तो यहाँ पर संधि होनी थी यण, परंतु यहाँ पर यण संधि न होकर के यहाँ पर द्विवचन की कौन सी संज्ञा होगी? प्रक्रिया।
यहाँ पर उकारांत शब्द है और उकारांत का जब द्विवचन का रूप है तो उसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी और प्रक्रिया संज्ञा होते ही यहाँ पर संधि होगी प्रकृति भाव संधि होगी। तो प्रकृति भाव संधि है, इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हम देखें ये जो शेष 7 संधि बचे हैं इनसे संबंधित, तो सबसे पहले हम एक बार शॉर्ट में इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे, बड़ी सरल परिभाषा है, याद भी हो जाएगी। परीक्षा में संधि का यदि कोई उदाहरण है तो परिभाषा याद है तो हम उस शब्द को आसानी से हम हल कर सकते हैं। उसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या है, ऐसे सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखें संधि है दीर्घ। दीर्घ एक स्वर संधि है और स्वर संधि यानी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्वर वर्णों की आवश्यकता। प्रश्न वही जो हमने वर्ण विचार पढ़ा था वहीं से शुरू करें। सबसे पहले स्वर वर्ण कितने हैं, 9। कौन कौन से, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। ऊपर वाले जो 5 स्वर है इनको कहा गया मूल स्वर और नीचे वाले जो 4 स्वर है इनको कहा गया संयुक्त स्वर। हम दीर्घ संधि में ऊपर वाले जो मूल स्वर है इनको ले लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा था मूल स्वर है, इसके साथ प्रत्येक का दीर्घ स्वर और सम्मिलित है। जैसे ए है, ए का हो गया आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री। हमने पढ़ा था लृ का दीर्घ नहीं होता। जब लृ के दीर्घ की बात आएगी तो लृ का दीर्घ हम क्या कर लेंगे, री कर लेंगे। हमने पढ़ा था ना समान स्वर, और समान स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। हम देखें दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमें कौन से स्वर वर्ण लेना है, मूल स्वर लेना है, मूल स्वर। अब मूल स्वर है 5, ए, ई, उ, री, लृ। अब इनका समान स्वर हो जाता है, ए का आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ और री का दीर्घ री। अब लृ है, जब लृ का कोई उदाहरण आएगा तो लृ का क्या बन जाएगा, री बन जाएगा, क्योंकि लृ का दीर्घ स्वर नहीं होता। लृ के जब दीर्घ की बात है तो री लृ वर्ण है सावर्ण वाच्यम, री और लृ दोनों वर्णों को समान वर्ण माना जाता है। इस आधार पर इससे लृ का हम क्या लिख लेंगे, री कर लेंगे। तो यहाँ पर लृ के साथ री हो जाता है। अब जो ये जो समान स्वर है इनको जोड़ना है। ए के साथ आई जुड़ेगा, ई के साथ दीर्घ ई, उ है तो उसके साथ उ और री के साथ री। ये जो समान स्वर है इन्हीं को जोड़ना है। तो दीर्घ संधि की ये परिभाषा होगी, समान स्वरों का दीर्घ होता है। जो समान स्वर है उनका क्या होता है, दीर्घ। समान स्वरों का दीर्घ परिभाषा होगी ये। अब समान स्वर कौन कौन से, तो समान ए और आ दोनों समान है, ई और दीर्घ ई दोनों समान है, उ और दीर्घ उ दोनों समान है, री और दीर्घ री दोनों समान है। इनके अलावा कोई स्वर समान नहीं है। अब दीर्घ संधि का एक सूत्र भी है, सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र क्या कहता है, अक एक प्रत्यार है, अक एक क्या है, प्रत्यार। और अक प्रत्यार में आते हैं 5 स्वर, कौन से, कोई मूल स्वर। अक प्रत्यार में आते हैं ए, ई, उ, री और लृ। इनका जब सवर्णे अक सवर्णे दीर्घ, सवर्णे यानी समान वर्ण। अब इनका समान वर्ण, ए का समान वर्ण क्या है, आ, ई का समान वर्ण है दीर्घ ई, उ का समान वर्ण है दीर्घ उ और री का समान वर्ण है दीर्घ री। अब इनके साथ क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ का अर्थ हो गया बड़ा, जैसे ए और आ दोनों है तो दोनों में दीर्घ, ये दोनों में बड़ा क्या है, आ हो जाएगा। ई और दीर्घ ई दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। उ और दीर्घ उ जोड़ेंगे तो दीर्घ उ और री और दीर्घ री को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ री बन जाएगा। ये संधि की, दीर्घ संधि की परिभाषा है समान स्वरों का दीर्घ होता है। हमें याद रखना है समान स्वर कौन कौन से हैं, तो समान स्वर कौन कौन से, 8 हैं। इनके अलावा अब दीर्घ संधि की परिभाषा में हमने इतना याद रखना है, समान स्वरों का क्या होता है, दीर्घ होता है। समान स्वर कौन कौन से हैं, ए आ दोनों समान है, दीर्घ ई और ऋस्वर ई दोनों समान है, उ और दीर्घ उ दोनों समान है, री और दीर्घ री ये दोनों समान है। इसके आगे चले हम यण संधि और गुण संधि दोनों की साथ परिभाषा पढ़ेंगे, बड़ी सरल है। हमने स्वर पढ़े थे मूल स्वर ए, ई, उ, री और लृ।
हम संधि पढ़े, संधि में दो कार्य होते हैं, एक तो धन चिन्ह से पहले का और एक धन चिन्ह के बाद का। जब ई उ री ली, ई उ री और ली, ये चार स्वर जब धन चिन्ह से पहले आ जाएंगे तब तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि इसके आगे स्वर क्या आएगा, आगे स्वर वाला भाग में देखें क्या आएगा। आप पहले तो याद रखो ई उ री ली जब पहले वाले भाग में आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब आगे चले, जब ई उ री ली दूसरे भाग में आए तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। जब ई उ री ली पहले भाग में आ रहा है तब तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। और ई उ री ली जब दूसरे भाग में आए तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। हम देखें उदाहरण, एक उदाहरण है, दोनों से संबंधित उदाहरण है रवि धन इंद्र। अब इस स्थिति में देखो यहाँ पर रवि ई पहले वाले भाग में आ रहा था तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब ई दूसरे भाग में आ रहा था कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है? क्रम से चलना है। सबसे पहले कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। अब इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि देखो, पहले वाले भाग में ई और दूसरे वाले भाग में भी ई। अब दोनों कौन से स्वर हैं? ई और ई दोनों समान स्वर हैं और समान स्वर होते हैं यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब परीक्षा में उदाहरण आ जाए रवि धन इंद्र, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है? समान स्वर है और समान स्वर यानी दोनों का क्या करना है? दीर्घ यानी बड़ा ई करना है। अब बड़ी करेंगे तो वह में बड़ी जोड़ेंगे तो वी और नंद्र जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? रविंद्र बन गया। रवि धन इंद्र का रविंद्र। संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि। अब इस स्थिति में हमें देखो ध्यान में ये रखना है, जब पहले वाले भाग में और जब दूसरे वाले भाग में दोनों में यदि समान स्वर आ रहा है तब तो हम दीर्घ संधि करेंगे। जब समान स्वर नहीं आए तब हमें देखना है, उदाहरण देखें, एक दोनों में समान स्वर न होकर के दूसरा है उदाहरण परिधन आवरण। परिधन आवरणम। अब इस स्थिति में पहले वाले भाग में आ रहा है ई और दूसरे भाग में आ रहा है आ। अब इस स्थिति में ये दोनों समान स्वर नहीं है, समान नहीं है, तो अब हमें पहले भाग पर पहले गणना करनी है, आगे वाले भाग पर नहीं, पहले वाले भाग पर। जैसे उदाहरण है इससे संबंधित, जैसे आगे उ आ जाए, ई आ जाए, अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं। जैसे उदाहरण है भूधन इति। अब इस स्थिति में वो के बाद क्या है? ई आया, तो हमें इसमें पहला भाग देखना है कि दूसरा भाग पहले देखना है। सबसे पहले कौन से भाग की गणना करेंगे? पहले वाले भाग की गणना करेंगे। पहले वाले भाग की गणना करें, पहले क्या है? यहाँ पर ईश्वर है, पहले भाग में तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अब दूसरे वाले भाग की गणना जब नहीं मिले, जब ऐसा उदाहरण नहीं मिले, जैसे आया उदाहरण रमाधन ईश्वर, अब इस स्थिति में यहाँ पर पहले वाले भाग में और दूसरे वाले भाग में दोनों में देखें, यहाँ पर तो आया आ और यहाँ आया ई। आ और ई जो दोनों स्वर हैं वो क्या नहीं है? यहाँ पर समान नहीं है, समान नहीं है। तो आगे चले, हम सबसे पहले भाग की गणना करें। पहले भाग में ई उ री ली है, यहाँ पर ई उ री ली पहले भाग में नहीं आ रहा है, तब हमें दूसरे भाग की गणना करनी है। अब यहाँ पर दूसरे भाग में ई उ री ली है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। इस स्थिति में हमें ध्यान में रखना है कि ई उ री ली पहले भाग में आ रहा था तो यण है, और ई उ री ली दूसरे भाग में आ रहा तो कौन सी है? गुण संधि है। परंतु दीर्घ संधि का सबसे पहले देखना है कि कहीं दोनों समान स्वर आ जाए, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? समान स्वर आते ही दीर्घ संधि हो जाएगी। अब उसके बाद हमने चार पढ़े थे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं? चार। कौन कौन से? ए, ओ, आई और औ। ये चार स्वर जब पहले भाग में रहे और दूसरे भाग में रहे, ये दो स्थिति है। जब ए, ओ, आई हो, ये जब चार स्वर जब पहले भाग में रहेंगे तब तो संधि हो जाएगी यहाँ पर आई आती। और ये चार स्वर ए, ओ,
ऐ और औ। ये जब चार शब्द दूसरे भाग में लेंगे तब कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। जब ए ओ ऐ औ जब पहले भाग में लेंगे तब तो हो जाएगी अयति, और ये चार स्वर ए ओ ऐ औ जब दूसरे भाग में लेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। एक बार इन पांचों संधि की परिभाषा हम क्रम से लिख लेते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? समान स्वरों का दीर्घ होता है। आगे चले हम यण संधि। यण संधि की क्या परिभाषा है? जब ई उ री री पहले भाग में ले। आगे संधि है गुण। गुण संधि की परिभाषा है जब ई उ री री दूसरे भाग में ले। उसके बाद संधि की परिभाषा है अयादि की, तो जब ए ओ आई और औ ये चार स्वर जब पहले भाग में है तब तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि। और जब ए ओ आई और औ ये चार स्वर जब दूसरे भाग में लेंगे तब कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ये पांच संधि हैं। इन पांचों संधि की परिभाषा जब याद हो जाए तो कोई भी उदाहरण करना बड़ी सरलता है। उदाहरण है वो विच्छेद और संधि देखना, ये दोनों कार्य आसानी से कर सकते हैं जब हमारी क्या याद हो? परिभाषा याद हो। तो आप इन पांचों संधि की परिभाषा जरूर याद कर लेना, बड़ी आसान है, सरल ही है। यू री री जब पहले भाग में तब तो यहाँ पर कौन सी संधि कर लेंगे ना? यू री री दूसरे भाग में तो गुण। ए ओ ऐ औ जब पहले भाग में तो अयति, ए ओ ऐ औ जब दूसरे भाग में तो वृद्धि संधि हो गई, और जब समान स्वर आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।